हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 11 विद्रोही और राज, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है अवध में विद्रोह। इसकी ये हेडिंग है कि ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अवध जो भारत की एक रियासत थी उसके बारे में कहा था कि ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उस टाइम में अवध जो है अभी तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसके भी अधिकार में नहीं थी, अवध पर राजा का अधिकार था। तो उन्होंने ये इसके बारे में कहा कि ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। 51 के 5 साल बाद यानी 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला ज़रा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। 1801 में अवध में सहायक संधि थोपी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवध में सहायक संधि कब थोपी गई, तो उसका आंसर होता है कि 1801 में अवध में सहायक संधि थोपी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे। सहायक संधि क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं कि इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होता जा रहा था। जब ये संधि अवध में थोप दी गई अवध की रियासत पर, तो नवाब की सेना भंग हो गई, तो उसे अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब ब्रिटिश सरकार पर पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि सहायक संधि के बाद नवाब की सेना खत्म हो चुकी थी और उसकी रियासत में ब्रिटिश टुकड़ी आ चुकी थी। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। अंग्रेज़ ऐसा मानते थे कि अवध की जो ज़मीन है वह नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाज़ार के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसलिए इन 2 कारणों के चलते अंग्रेज़ अवध पर कब्जा करने में अंग्रेज़ों की जो दिलचस्पी है वह बढ़ती जा रही थी। अब हम पढ़ते हैं कि रेजिडेंट कौन होता है। जैसे कि इस लाइन में आया था कि ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में नियुक्त, तो रेजिडेंट जो है वह गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। गवर्नर जनरल का एक प्रतिनिधि होता था जिसे उन रियासतों की दरबार में नियुक्त किया जाता था जिन पर सहायक संधि थोप दी जाती थी। जहाँ औपचारिक शासन ना होता था ब्रिटिश सरकार का, तो वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में नियुक्त किया जाता था। जैसे कि रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जहाँ अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन नहीं होता था। जैसे कि अवध में 1856 तक अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, तो वहाँ रेजिडेंट तैनात किया गया था। अब सहायक संधि क्या होती है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। सहायक संधि किसने तैयार की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अंग्रेज़ों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जिन भी रियासत के साथ ये संधि होती थी तो उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जिसकी पहली शर्त थी कि अंग्रेज़ अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। मतलब कि अंग्रेज़ों ने जिस भी रियासत के साथ ये संधि की तो उस रियासत की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अंग्रेज़ उठाते थे। बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से उस रियासत की रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ करेंगे। सेकंड शर्त थी उसकी कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। जिस भी रियासत के साथ ये संधि की जाती थी उस रियासत के भू क्षेत्र में
एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और उस रियासत को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। जो सहयोगी पक्ष है उसे इस टुकड़ी की, ब्रिटिश टुकड़ी की रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। और फोर्थ है, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। मतलब कि ना तो सहयोगी पक्ष किसी और दूसरे राज्य के साथ कोई संधि करेगा और ना ही बिना अंग्रेजों की अनुमति के बिना वह किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। तो ये थी हमारी सहायक संधि। अब हम पढ़ेंगे देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह, अवध के जो उस टाइम में नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को यह कहते हुए इस गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। ये उन पर शासन का दुरुपयोग कि वे नवाब वाजिद अली शाह जो है अवध का शासन अच्छी तरह से नहीं चला रहे, ये कहते हुए उन्हें लखनऊ से कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, जबकि वाजिद अली शाह जो अवध के शासक थे वह जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, जबकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि वे लोकप्रिय नहीं हैं। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत से सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार और घर ऐसा न था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। तो उस टाइम के जो प्रेक्षक हुए उन्होंने इस प्रकार ये लाइन लिखी कि जब नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से कलकत्ता निष्कासित किया गया तो उस टाइम में लखनऊ की हालत कैसी थी। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी गई थी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। जब तक अवध पर नवाब वाजिद अली शाह का शासन था, उस टाइम में ताल्लुकदारों के पास खुद के हथियारबंद सिपाही होते थे, परंतु अंग्रेज़ों के आने के बाद उनके वह सिपाहियों की सेना उनकी भंग भी कर दी गई। उनके अपने किले होते थे, यानी कि ताल्लुकदार जो थे उनके अपने किले होते थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 1200 तक पैदल सिपाही होते थे, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या थी। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गईं, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। जब ब्रिटिश ने भू राजस्व नीति अपनाई अवध में तो उसने भी ताल्लुकदारों की हैसियत और सत्ता को चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। जब 1856 में अवध रियासत का अधिग्रहण कर लिया गया तो उस टाइम में अवध में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से
ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। ये बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे जिनके पास ज़मीन का कोई मालिकाना हक नहीं था। मतलब कि ताल्लुकदार जो हैं वे बिचौलिए थे और उनके पास जो ज़मीन है उनका कोई मालिकाना हक नहीं था उनके पास। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि ताल्लुकदारों ने बल, ताकत और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। एकमुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। 1856 में, बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त अवध में लगाया गया, तो उस बंदोबस्त के ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों की अगर हम बात करें, आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एकमुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद ये संख्या घटकर 38% रह गई। मतलब कि कितनी बड़ी संख्या में उनके पास जो ज़मीनें थी उन्हें छीन लिया गया। अब हम ये अंडरलाइन वाला पढ़ेंगे, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जब 1857 की क्रांति हो गई तो उस टाइम में अवध में जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन था और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। कुछ ताल्लुकदार ऐसे थे कि जब बेगम हजरत महल की हार हुई उस टाइम भी उनके साथ ही डटे रहे। मतलब कि कतई घनिष्ठ निष्ठा रखते थे ये ताल्लुकदार नवाब। 1820 के दशक 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। अगर 1820 के बारे में हम बात करें, उस दशक के बारे में, तो 1820 के दशक में अंग्रेज़ अफसर जो हुआ करते थे वे सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। यानी कि जो बड़े अंग्रेज़ अफसर होते थे वे अपने सिपाहियों के साथ दोस्ताना रिश्ता रखने में अच्छा खासा जोर देते थे। वे अब उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे। अंग्रेज़ भारतीय सिपाहियों की मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्लयुद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी किया करते थे और उनके साथ शिकार पर भी जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ़ थे। बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारी ऐसे थे जो अच्छी खासी हिंदी बोल लिया करते थे और भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों से भी वे वाकिफ़ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। लेकिन 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया, भरोसे की जगह संदेह ने ले ली थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। बंगाल आर्मी के जो सिपाही थे उसमें बहुत सारे सिपाही अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर इस आर्मी में आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला ही कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था, तो उसका आंसर होगा अवध को। ये वीडियो यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।